ये जो फिल्मों की दुनिया होती है, इसमें आपको पता है कि सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? आपके पास, पब्लिक जनता जनार्दन, जो किसी की भी किस्मत रातों रात बदल सकती है। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको लेमलाइट में रहने के लिए फिल्मों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ होते हैं जो जिनके लिए ऑडियंस का प्यार ही काफी है। आज एक ऐसा ही चेहरा मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ। हेलो हर्ष, वेलकम टू फिल्म इंडियन। हाय दीक्षा जी, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बात करने के तरीके का, द वर्ड्स दैट यू यूज, द एग्जांपल्स दैट यू गिव, आपके एक बहुत डिफरेंट स्टाइल है हर चीज को एक्सप्लेन करने का। बहुत मुझे पता नहीं, आपको कई लोगों ने शायद ये बोला होगा, बट आई थिंक देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग राइटर इनसाइड यू। मुझे पता नहीं अगर आप राइटर हैं ऑलरेडी या नहीं, बट आपका जो इडियम्स हैं जो आप यूज करते हैं, जो एग्जांपल्स हैं जो आप यूज करते हैं, दे आर वेरी एंटरटेनिंग टू एक नॉर्मल सी बात को आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं। बहुत मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज मैं एमपी से हूँ, ग्वालियर से। मैं मतलब मैं वहाँ पे ओह, पढ़ा हुआ हूँ, और मुझे आपके एग्जांपल्स बहुत रिलेट हो पाते हैं। तो thank you for that, and I want to thank you for the feedback on the film that you have given on your channel. मैंने उसे पोस्ट भी किया है, बिकॉज हाँ मुझे मैंने देखा बहुत था। मुझे बहुत ही दिल से आपने जो कहा, मुझे मतलब वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एंड एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ, आपका जो फेथ है, जो आपने जेन्युइनली जो उस पे जो आपको लगा वो आपने कहा, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है। थैंक यू दीक्षा। लोगों को आपका काम इतना पसंद ही आया। आपको मतलब कैसा लगता है कि आप ऑडियंस के स्टार हैं? मतलब आपको फिल्मों की जरूरत ही नहीं है, आप तो लोगों के दिल पे राज करते हैं। कैसे करते हैं मतलब आप? बिल्कुल पता नहीं मुझे इस बारे में, क्योंकि दीक्षा जी, मैं तो यहाँ पे फिल्में करने आया था, घर से मैं भागा था व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। और मुझे कभी ऐसा नहीं पता था कि मैं इतना कनेक्ट, मतलब मैं लोगों से बहुत कनेक्ट करता हूँ, बट लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे कि नहीं, वो मेरे दिमाग में आज भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बट आप जो बोल रहे हैं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बट फिल्में भी करना बहुत जरूरी है, और मुझे काफी लोगों ने डांटा पिछले, खासकर हाँ। पिछले 6 महीने में सोशल मीडिया पे मुझे बहुत डांट पड़ती है कि आप क्यों नहीं आते हो। 2016 में आपने सनम तेरी कसम करी थी, उसके बाद यू नॉट विजिबल, व्हाई आरंट यू स्पीकिंग अप। तो मैं मतलब क्या थैंक यू बोल सकता हूँ कि इस डांट में भी कहीं ना कहीं देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो मैं समझता हूँ कि लोग डांट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं, और वही हाँ, मेरे वो लिए आपको देखना एक बड़ी चाहते हैं, बात। बिल्कुल मिस करते हैं वो आपको। थैंक यू। जैसे आपने बताया कि आप 16 साल की एज में घर से भाग गए थे, तो आप अपनी ये मुंबई वाली जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपको हमेशा से एक्टर ही बनना था क्या? हाँ, मुझे हमेशा से स्क्रीन पे आना था दीक्षा जी। और घर पे मैं समझा नहीं पा रहा था किसी को, क्योंकि ये बातें उस समय कोई समझता नहीं था। और इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज ड्रीम टू हैव, मतलब सपना भी अगर देखना था उस समय तो ऐसा देखना अलाउड नहीं था। ज्यादातर लोग वही वहां पे फॉलो कर रहे थे कि जो पिताजी कर रहे हैं उसके आसपास कुछ। तो मेरे बहुत सारे मतलब बड़े जो कॉलोनी के थे, उन लोगों ने, सबने काफी मतलब गॉड ब्लेस देम, बट उन्होंने सबों ने मुझे कहा कि यू शुड ईदर ओपन अ लिटिल शॉप, कोई दुकान खोल लो, या कुछ वहां पे ठेकेदारी और ये इस तरह की चीजें। तो उसमें कोई छोटी बात नहीं, कमी नहीं है उन चीजों में, लेकिन मेरे मन में जो सपना था वो अलग था, और जो मुझे कहा जा रहा था वो बिल्कुल अलग था। तो इसीलिए दो चीजों से आप लोगों को प्रूव करते हैं कोई चीज, या तो बातों से या तो एक्शन लेके। तो बातों से दीक्षा जी मैं फेल होता रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर पाया, क्योंकि एक्सप्रेस करना लोगों को अपना सपना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपकी हाँ। तारीफ कर रहा था इस इंटरव्यू की शुरुआत में, क्योंकि आप एक्सप्रेस बहुत अच्छा करते हैं, और ये ताकत मेरे पास, ये ब्लेसिंग मुझे भगवान ने नहीं दी है। तो मैं एक्सप्रेशन में थोड़ा सा वीक हो जाता हूँ बातों बातों में। तो मैं इसलिए मैंने एक्शन लिया और मैं भाग गया। तो मैं सोचा करके शायद इन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वही कोशिश थी दीक्षा जी। तो मैं भाग गया, मैं दिल्ली गया, फिर बड़ी लंबी कहानी है। अभी तो वो सब खुश होंगे ना जब वो देखते होंगे कि आप जो चाहते थे वो आपने अचीव किया है। आज वो जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं तब उनका क्या रिएक्शन होता है?
मैं ज्यादा लोगों से उनसे बात नहीं करता दीक्षा जी, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि एज अ जब आपका सपना एक छोटा सा एक एक क्या बोलूं, एक छोटे रैबिट चिड़िया की तरह होता है, मतलब छोटे से जानवर की तरह, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ये लोग उसको, चिड़िया को ऐसा थप्पड़ मार देते हैं, रैबिट को लात मार देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अब अगर आप मुझे बोलोगे कि अरे हमें तो पता था, अरे पता था तो फिर पहले से आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। बट कभी कोई भी नहीं आया, और लेकिन इससे मेरी कोई शिकायत नहीं है, बट जस्ट दैट मैं फेक उनसे कनेक्ट नहीं दिखा पाता हूँ कि अरे मैं आपका मतलब क्योंकि एक तो 20 साल हो गए, कभी मैं टच में नहीं रहा, वो लोग, उन्होंने कभी मुझे टच में नहीं रहे, किसी ने कभी मदद ऑफर नहीं करी। मतलब उस समय 100 रुपए भी कोई दे देता ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती। तो मैं टू बी ऑनेस्ट, कोई मिलता है तो मैं ऑब्वियसली आई मीट देम विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कोई वो नहीं है कि यार थैंक यू सो मच। ऐसे 5-6 लोग हैं, उनको मैं याद रखता हूँ, और उनको मैं जीवन भर में उनका नाम लेता हूँ। मेरे जैसे शुरुआती दिनों में मेरे को पहला, मेरा भाग, जब मैं भाग रहा था घर से, तो मुझे 100 रुपए दिए थे टिक्कू भैया ने। तो टिक्कू भैया को मैं आज तक थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वो 100 रुपए ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मुझे टिकट लेनी थी ट्रेन की, मुझे ट्रैवल करने के लिए पैसे, खाने के लिए, पहले जो 1-2-3 दिन गुजारने थे। तो वो 100 रुपए की कीमत मेरे लिए जिंदगी भर तक बहुत रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने पेंसिल बॉक्स से निकाल के दिए थे, मुझे याद है। और मैं उनके पास रात को जब पहुंचा, भैया पैसे चाहिए, मैं भाग रहा हूँ, तो ही हैड आई थिंक ओनली $100 एंड ही गेव इट टू मी, एंड बहुत बड़ी बात है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो इन लोगों को मैं हमेशा याद रखता हूँ, जिन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में खाना खिलाया, जिन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में अपने यहाँ रहने दिया। मैं एक होटल में काम करता था, तो मैं वेटर था, तो वहाँ की किचन में मुझे शर्मा अंकल थे, उनका छोटा सा होटल था, उन्होंने मुझे सोने दिया, एक टाइम का खाना दिया, तो उनको मैं नहीं भूल सकता। तो ऐसे जो लोग हैं उनको मैं कभी नहीं भूल सकता दीक्षा जी। वो लेकिन जिन्होंने हाँ, आपके सब मतलब सपने को पूरा करने के लिए स्टेप्स रखे आपके लिए, मुझे, बिल्कुल। हाँ मुझे हाँ। मतलब थोड़ा उन्होंने एक हमेशा सपोर्ट दिया। और गौरव भैया हुए, जिन्होंने मुझे शुरुआत में ही मतलब पहले डांटा कि क्यों भाग गया घर से, ऐसे रोहित भैया हुए, उन्होंने डांटा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चल ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो इन एक लोगों को चांस मैं तो कभी नहीं लेना भूलता। चाहिए, अपने सपनों के लिए एक चांस तो लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो काफी सारे चांसेस मैंने फिर एसटीडी बूथ में 10 रुपए कमाता था, मैं वहां पे रजिस्टर मेंटेन करता था, मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक है, हैंड राइटिंग, तो उसकी वजह से मुझे वो काम मिला। फिर साइबर कैफे में मैंने 20 रुपए पर डे पे काम किया, फिर मैं डिलीवरी बॉय बना। और 2004 में मुझे एक यामाहा शोरूम से एक अंकल ने कहा कि बेटा ये बॉक्स है, इसमें हेलमेट है, जल्दी से जाओ, 50 रुपए मिलेंगे, हाइट रीजेंसी में डिलीवर करो। तो मैं भाग के, मतलब दोस्त की गाड़ी ली और मैंने भगा दी। अब वहां पे पहुंचा तो वहाँ श्रुति जी थी। श्रुति जी ने कहा आपको पता है किसके लिए हेलमेट? मैंने कहा नहीं। तो वो कहती है कि जॉन इब्राहिम के लिए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा वाह। तो कहते हैं कि उन्होंने आपको रुकने के लिए बोला है। तो मैंने कहा कुछ, मतलब मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, और मैंने शायद डैमेज तो नहीं हो गया हेलमेट, या गलत हेलमेट तो नहीं आ गया। तो मैं रुका रहा तो जॉन सर आए 2004 में, कुछ तो लंबे बाल और कुछ उनकी धूम और गरम मसाला उस समय। तो वो आए, उन्होंने मुझे थैंक यू बोलने के लिए वेट किया। मतलब मैं इतना खुश हो गया कि इतना बड़ा आदमी डिलीवरी बॉय को थैंक यू बोलने के लिए वेट करवाया। और फिर उन्होंने पूछा क्या नाम है? मैंने कहा सर हर्ष। कहते क्या करते हो? मैंने कहा सर कुछ भी, जो छुट्टा काम मिलता है सब करता हूँ। कहते क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, तो मैं शर्म, मुझे शर्म आ गई उनके सामने, मैंने बस बोला नहीं उनको कुछ। मैंने कहा नहीं सर बस ऐसे ही। या और क्या, वो तो है ही। जो मतलब लोग सोचते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस, उसके पीछे की कहानी लोगों को इतनी पता नहीं होती है। लोग तो एक फिल्म देख के उनको लगता है कि स्टार को लोगों ने इतना पसंद कर लिया, उसके पीछे की जर्नी सबको नहीं पता होती। सनम तेरी कसम ने कैसे मतलब आपकी लाइफ को एकदम चेंज किया? आपको लगा था कि लोग इतना ज्यादा आपको प्यार करेंगे? बिल्कुल एकदम से कभी कुछ नहीं हुआ दीक्षा जी, उसके लिए भी मुझे बड़ी फाइट। सनम तेरी कसम में कोई और लड़का कास्ट हो चुका था, और ये लोग 2 दिन बाद शूटिंग करने वाले थे। अब ऑफ कोर्स मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी वो हैं, करते हैं काम। और तो मैं उनके यहाँ पहुंचा, डायरेक्टर के यहाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सिनॉप्सिस भेजा था 6 महीने पहले, और तब मैं साउथ में कुछ शूटिंग खत्म कर रहा था।
तो मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि सर मैं इसके लिए आया हूँ। उन्होंने कहा बेटा कास्टिंग हो चुकी है और आप थोड़ा लेट हो गए हो और लड़का बगल में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहा है और हमारी शूट है पोस्टर की। तो मैंने कहा सर नहीं, आप प्लीज मेरा जो मेरी जो रेंडिशन है फिल्म की सीन की, मेरा जो वर्जन है एक बार आप देख लीजिए। कहते नहीं बेटा कोई फायदा नहीं है, कास्टिंग हो चुकी है। मैंने कहा कि सर प्लीज सिर्फ एक बार देख लीजिए, बड़ा रिक्वेस्ट किया। तो फिर उन लोगों ने बड़े उससे, राधिका राव मैम और विनय सप्रू सर, उन्होंने कहा चलो ठीक है दिखाओ। तो मैंने वो लिफ्ट वाला सीन उनको करके दिखाया। तो वो लोग है ना अंदर चले गए एक घंटे के लिए। फिर वापस आए, कहते बेटा एक बार और करो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने एक बार और किया। फिर वो चले गए 1.5 घंटे के लिए। फिर दीक्षा जी वो बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने मुझे हग किया। उनकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे और उन्होंने कहा बेटा आप मतलब वी सी यू एज इंदर एंड यू गॉट द फिल्म। बस वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था जो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। एंड देन दीक्षा जी, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। जब फिल्म खत्म हुई, करी हमने, रिलीज हुई, तो थिएटर में नहीं चली। थिएटर में ज्यादा लोग देखने नहीं जा पाए क्योंकि नए लोग थे, कोई गया नहीं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और या जो आर्टिस्ट को उतना जानते नहीं है ना, वो नए सब स्टार्स थे दोनों लोग। तो which is like okay, which is very natural। लेकिन 6 महीने तक मुझे किसी की कॉल भी नहीं आई, किसी डायरेक्टर ने। बस बिजॉय नाम्बियार ने मुझे कॉल किया था। जॉन सर ने मुझे कहा कि हर्ष तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हें मिलेगा काम। साजिद खान ने मुझे कॉल करके बोला कि हर्ष आई बिलीव इन योर वर्क और आपको काम मिलेगा, आप हार मत मानना। तो बस ये 3-4 लोगों के मुझे कॉल्स आए थे। एंड उसके बाद बिजॉय नाम्बियार सर ने मुझे एक फिल्म ऑफर करी तब 2016 में। वो फिल्म बन नहीं पाई, उसके राइट्स का कुछ इशू था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सनम तेरी कसम की कुछ 1.5-2 साल बाद मुझे मैसेजेस आने लगे कि लोग देख रहे हैं टीवी पे और काफी पसंद कर रहे हैं। सो आई वाज रियली हैप्पी। एंड बस तो फिर वो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लगने लगी कि जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मुझे लोगों ने ही दिया है। मतलब फैमिली से ज्यादा मैं कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं छोड़ के निकल गया था। तो मेरी मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो गया था जब मैं 10 साल का था। तो मॉम भी चली गई थी, तो फिर स्टेप मॉम आई, फिर वो सब अलग कहानी। लेकिन मुझे लोगों से जो मिला वो लाइफ में कहते हैं ना, जो फैमिली से जो मिलता है वो मुझे लोगों से ज्यादा मिला है। तो जैसे हम लोग भी कमेंट्स पढ़ते हैं या जब हम देखते हैं कि जब हम फिल्म का ट्रेलर या कुछ भी देखते हैं तो सिर्फ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि आपको स्क्रीन पर देखने का उनको मौका मिला है, क्योंकि लोग वेट करते हैं ना कि हम देखना चाहते हैं, अच्छे एक्टर है फिर भी हमको मौका नहीं मिलता। तभी जो वो आप डांट वाली बात बता रहे थे, तभी वो मतलब आपको मैसेजेस में डांट पड़ती है कि क्यों नहीं आ रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो आपके इतने सारे फैंस हैं, तो कोई ऐसा फैन मोमेंट तो होगा ही जो आपको याद होगा कि भाई इससे मैं मिला, बहुत कुछ क्रेजी हुआ या कुछ ऐसा कुछ बहुत स्पेशल जो आपको याद हो। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि इंडिया में ये लेट हुआ और रशिया में भी मैं जब गया एक इवेंट करने, तो वहां जब मैंने देखा कि वहां पे लोग बॉलीवुड की फिल्में बहुत फॉलो करते हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां सनम तेरी कसम किसने देखी होगी, मतलब इतना दूर। तो वहां जब मुझे अचानक से एक फीडबैक मिला कि यार यहाँ बहुत लोग आए आपसे मिलने, और वो मॉल के एक फ्लोर पे था, वो पूरा फ्लोर मॉल का पूरी तरह से लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और मतलब ऑर्गेनाइजर शॉक हो गए कि हम तो एक फिल्म का एक्टर लेके आए छोटा सा, और ये इतनी भीड़ आ गई। इतने सारे फैन। तो सिक्योरिटी की थोड़ी उन लोगों को इशू हुई। तो वो मेरे लिए एक मोमेंट था कि मैंने कहा वाओ, मतलब इंडिया की फिल्में बाहर, हिंदी फिल्में कितना पसंद किया जाता है। तो वो मेरे लिए शॉकिंग था कि एक अलग कंट्री में अलग भाषा जो बोलते हैं वो लोग सबटाइटल्स में देख के भी हमारी हिंदी पिक्चरों को कितना पसंद करते हैं। उसमें तो बिल्कुल वो नहीं है। जैसे फैंस की बात हुई तो ऑडियंस को आपकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंस है वो भी बहुत पसंद आ रही है, स्पेशली जो वो रोल से काफी उनको पसंद आ रहा है, उसको वो देख रहे हैं तब। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, जो गैंगस्टर वाले रोल में ढलना कितना चैलेंजिंग था?
लड़ाई झगड़े में मैं कभी ज्यादा पड़ा नहीं हूँ दीक्षा जी, टू बी ऑनेस्ट। मेरी कोशिश क्या होता है कि जब आप सर्वाइव करते हैं तो आप ज्यादातर लोगों से कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं, आप बस स्माइल करके निकल जाते हैं। तो मैंने पूरी जिंदगी स्माइल करके निकला हूँ मैं बस। तो मुझे झगड़े करने का मौका कभी मिला नहीं, तो मेरे लिए बहुत अलग था कि मतलब एक गैंगस्टर फैमिली में बिलोंग करना। तो दीक्षा जी मैंने क्या किया कि मैंने अपने डैड को बहुत इसमें फॉलो किया, क्योंकि उनका जो पर्सोना था, ही वाज नोन टू बी अ वेरी सॉफ्ट जेंटल एंड काइंड मैन, बट उनके रेज के लिए भी वो जाने जाते थे। तो मैंने उस चीज को फिर मैंने याद किया। मैंने एक हफ्ते के लिए अपने आप को महाबलेश्वर में एक बंगलो मैंने हायर किया, छोटा सा, और उसमें अपने आप को लॉक कर लिया और मैंने लिखना शुरू किया पूरे चाइल्डहुड के बारे में, सब कुछ जो जो मुझे याद आता रहा। उसको मैंने पाली के चाइल्डहुड से कनेक्ट किया कि इसके बचपन में क्या क्या हुआ होगा, इसकी मॉम के साथ इसका रिलेशन कैसा था, इसके डैड के साथ इसका रिलेशन कैसा था, मेरे बेस्ट फ्रेंड सुखी के साथ मेरा रिलेशन कैसा था, छोटे भाई के साथ मैंने क्या क्या टाइम स्पेंड किया है, बड़े भाई से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम, भाभी, मैंने एक सीन लिखा था अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं भाभी की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ। तो मैंने उसमें लिखा था कि मेरी मॉम की जो रोटियों का जो शेप था वो मेरी भाभी की रोटियों की शेप से बिल्कुल मिलता था। तो मुझे भाभी की रोटियों में अपनी मॉम की एक झलक दिखती थी, तो उससे वो मैंने एक इमेजिनेशन में रखा था। जब भी मैं भाभी को देखता था फिल्म में तो मैं वो याद करता था कि वो जो एक रोटी को लोग क्रश कर देते हैं ना और उसमें घी डाल के ऐसा 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 कर देते हैं, वो चीज मैंने, तो ऐसी मैंने कई चीजें लिखी जहाँ पे हर फैमिली मेंबर से मेरा एक थॉट मैंने कोशिश करी कि मैं कनेक्ट करूं। तो तैश में जैसा आप पूछ रहे हैं कि गैंगस्टर फैमिली को बिलोंग करना कितना, तो मेरे लिए एज एन एक्टर मेरा काम है कि आपने कुछ सोचा है एज ए डायरेक्टर, अगर कल आप भी डायरेक्टर बन जाते हो, अगर आप मुझे हायर करेंगे तो दीक्षा जी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो विजन है उसको मैं बिल्कुल जैसा आपने सोचा है वैसा करके वापस आपको डिलीवर करूं। तो वो मेरी कोशिश एज एन एक्टर मैंने करी। अब पता नहीं, लेट्स सी। अभी तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जैसे जो पाली का कैरेक्टर है वो गुड और बैड दोनों है, मतलब आप उससे कितना रिलेट करते हो, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। एक तरफ वालों को अच्छा लगता है वो, एक तरफ वालों के लिए वो बुरा भी है। आप मतलब उसके कैरेक्टर से कितना रिलेट करते हैं? मुझे लगता है कि विजय सर ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि ही इज नॉट द एंटागनिस्ट, और पाली को मैं जहां से देखता हूँ उसकी सिचुएशंस गलत हैं बट वो इंसान सही है। सो अगर आपने एक फैमिली में जन्म लिया है और वो फैमिली का कोई बिजनेस है तो आप अपनी फैमिली को गलत नहीं बोल सकते, बट हाँ आप उसमें से निकल सकते हो। तो पाली को भी निकलना था। तो वो आप देखेंगे जो सीन्स में बोलता है कि मुझे छोटा सा घर चाहिए पहाड़ों पे, और मैं अलग मतलब इससे शांति जहाँ पर हो, अपने मतलब लव ऑफ लाइफ के साथ। हाँ उसके साथ। और पाली का सपना था कि वो छोटी सी बॉक्सिंग एकेडमी खोलेगा छोटे बच्चों के लिए। तो इस तरीके से हमने लिखा था वो कैरेक्टर कि वो ये चीजें फिल्म में नहीं है बट बैक स्टोरी हमारी ये थी कि उसको एक छोटा सा बॉक्सिंग एकेडमी खोलना है, छोटे बच्चों को सिखाना चाहता है वो, और अपनी लव ऑफ माई लाइफ के साथ एक छोटा सा घर हो पहाड़ों पे और वो नॉर्मल सी एक जिंदगी बिताना चाहता है। तो आ, वो एक चीज जो थी मेरे लिए पाली के बारे में ये थी कि जैसे महाभारत में कर्ण कर्ण का जो कैरेक्टर है वो गलत दल में था, उसको उस दल की बातें इतनी समझ नहीं आती थी उसको, बट वो उस दल में था, बट टैलेंट वाइज वो काफी वो था, उसको कोई ऐसे मार नहीं सकता था, उसको छल से मारा जा सकता था। तो उसका कवच तोड़ दिया जाता है कर्ण का। तो मुझे लगता है कि पाली का जो ये हाथ जो टूटा हुआ है, जो डिसफंक्शनल है, जो मुड़ता नहीं है, जो कुछ हो नहीं सकता, तो वो उसका एक तरीके से हमने कर्ण से कंपेयर करके उसको कवच समझ के, अब वो निहत्था है, एक हाथ उसका खराब हो चुका है, अब वो बंदा निकलना चाहता है लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं कि उसको नहीं निकलने दिया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जहाँ से हम जैसे हमारे लिए जहाँ से फिल्म चालू होती है वहां से तो ऐसा ही है कि उसके लिए सब कुछ खराब होता जाता है, तो उसको वो अटक जाता है उस चीज के बीच में। बिल्कुल। जब जैसे आपने तैश की कहानी सुनी तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसको सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाए फिल्म का पार्ट बनने से, कि ये है मतलब अब तो मुझे इस फिल्म में रहना ही है?
मुझे पाली के रोल, पहली बात ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट था रोल का जिसकी वजह से मैंने फिल्म तो मैंने इसलिए करी क्योंकि बिजॉय सर जो लिखते हैं मुझे पर्सनली उनकी फिल्में बहुत पसंद आती हैं और मुझे उनका स्टाइल बहुत डिफरेंट लगता है फिल्म मेकिंग का। वो ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी मैंने दीक्षा जी ने एक दिन मुझे समझ लीजिए गोभी का पराठा खिला दिया, तो अब मुझे दीक्षा मालूम है कि दीक्षा जी के हाथ में ये टेस्ट है और वो कुछ भी बनाएंगी तो अच्छा होगा। आप समझ, तो वो मेरे लिए ये है कि अरे यार भूख लग रही है, दीक्षा जी पड़ोसी हैं तो मैं उनको बोलूंगा अरे दीक्षा जी कुछ बना दीजिए। तो वो ऐसा है कि बिजॉय सर का स्टाइल मुझे पसंद है शुरू से, तो वो जो भी करेंगे वो एक फ्लेवर उनका आएगा ही आएगा, वो चले या ना चले वो अलग बात है, बट उस फ्लेवर के लिए मैं डेफिनेटली मैं कूद गया इसमें और मैंने हाँ बोला। बाद में जब मुझे पता चला कि रोल मतलब इंटेंस है तो थोड़ा सा मेरे को ये था, लेकिन ठीक है, अब जो दिया है वो करेंगे, अच्छे से करेंगे। जैसे जो बिजॉय सर की आप बात कर रहे हो कि वो एकदम अलग टाइप का सिनेमा बनाते हैं, आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? वो ऐसे हैं कि कंट्रोलिंग होता है ना कि वो बताएंगे वैसा होगा, या फिर वो कि आपको बता दिया आप अपने हिसाब से करिए? बिजॉय सर ने मुझे जब बताया रोल, तो मैंने जब शुरुआत करी काम करने की तो मैंने वो अपने आप को जब लॉकअप कर लिया था, तो मैंने पूरा रोल, पूरा बैकग्राउंड और पूरी उसकी जो एक एक कैरेक्टर के साथ रिलेशन है, मैंने सब कुछ लिखा और वीडियोस बनाए। फिर मैं बॉम्बे आया, बिजॉय सर थोड़ा मेरे लिए परेशान थे, वो कहते क्या कर रहे तू इतना, मतलब तू ठीक तो है, तू ठीक तो रहेगा, एक हफ्ते तू अकेला। मैंने कहा सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यही मेरा पैशन है, यही मेरा काम है, तो मैं कुछ आपके लिए लेके आता हूँ वहां से, कुछ बना इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से और थोड़ा, तो वो मैं लाया तो उन्होंने पूरा सुना। दीक्षा जी मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हर्ष ये नोट्स, ये सारे जो तुमने लिखे हैं, ये सारी चीजें तुम सेट पे लेके आना, एक एक दिन लेके आना, अगर कोई भी सेट पे भूल जाता है कि पाली के कैरेक्टर में क्या ऊपर क्या नीचे क्या सही क्या गलत, तुम इस नोट्स को फॉलो जरूर करना। उन्होंने मुझे एक्टिंग क्लासेस में भी भेजा था, 3 दिन का वर्कशॉप था, उन्होंने कहा वर्कशॉप करो, कैरेक्टर मत बदलना, वही करना जो इसमें हम लोगों ने फाइनल किया है। तो बिजॉय सर एक ऐसे टेक्नीशियन है जो इतना फ्रीडम आपको देते हैं कि आपको शर्म आने लगती है कि यार मैं इतना मतलब अपने हिसाब से, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार सर को मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा कि आप अपना देते जा रहे हो उसमें लेकिन हाँ, जहाँ पे उनको लगा कि इट्स गोइंग ऑफ द कैरेक्टर, वो उस चीज बता को देते हैं बोलते हैं आपको जो भी। हाँ, बोलते हैं बट बहुत बहुत फ्रीडम देते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर डायरेक्टर्स जिसे कह सकते हैं कि जिनको कोई कंट्रोल का कोई उनको शौक नहीं है कि मैं कंट्रोल करूंगा हर चीज मेरे में। हिसाब से ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं नहीं है उनके नहीं साथ। नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे फिल्म भी सीरियस है और आपका रोल भी सीरियस है, तो जो कुछ ऐसा फनी मोमेंट्स होते थे सेट पे कि आप लोग पीछे, जो पर्दे के पीछे वहां सब एकदम मस्ती चल रही है बहुत ज्यादा? दीक्षा जी ये पहली फिल्म है मेरी जिसमें मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई फन मैंने नहीं किया इस फिल्म में, क्योंकि इतनी इंटेंस थी और मुझे तो उन्होंने बाकी के एक्टर्स से मिलने भी नहीं दिया बिजॉय सर ने, और उन्होंने कहा कि फिल्म में आप स्ट्रेंजर हैं इन लोगों की फैमिली के लिए, तो आप उसको वैसे ही रखिए, तो उन्होंने मेल जोल नहीं करने दिया, तो सैडली मेरी किसी एक्टर से ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाई। और जो कहते हैं ना फिल्मों के बाद लोग इंटरव्यूज में कि फैमिली बन गई और हम लोग दोस्त बन गए, मतलब मेरे पास आधे लोगों का फोन नंबर भी नहीं है, और ये सब बिजॉय सर की वजह से हुआ है, मैं उन्हीं को ब्लेम करूंगा। तो वो नहीं हो पाया, फन वगैरह मेरे साइड तो कुछ नहीं हुआ, आई थिंक रोहन के साइड पे काफी फन हुआ है। जो अभी जैसे हाल ही के दिनों में ये ओटीटी वर्सेस जो थिएटर वाली डिबेट चल रही है कि बहुत सारी हमने फिल्में देखी, सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है, तो इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? लोग आगे जाएंगे ना सिनेमा हॉल में फिल्में देखने के लिए? हाँ, मतलब ये वैसा है कि आप बैल्कनी में भी बारिश में भीग सकते हैं रोड और आप पे भी सड़कों देख पे सकते जाके हैं। भी बारिश में भीग सकते हैं, तो वैसा फर्क है, बारिश में भीगना तो दोनों जगह हो रहा है, बट
को में जाके एक जो बारिश में भागने का एक वो अलग एक्सपीरियंस है, बालकनी में थोड़ी थोड़ी गीला गीला पानी आ रहा है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो दोनों में भीग रहे हो आप, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मैदान में जाके कीचड़ में कूद के पानी में मतलब डुबकी वो मार के अलग बारिश का, एक्सपीरियंस भी होता है वहाँ जी, पे जाके तो जब। उसमें मुझे लगता है फिजिकली आप एक जगह जाते, जैसे मंदिर हुआ, मंदिर है तो आपके पेरेंट्स आई एम श्योर घर में रोज पूजा करते होंगे, लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं अगर वो घर में पूजा कर ही रहे हैं? तो भगवान तो मंदिर में भी है, अगर घर में भी है तो मंदिर क्यों जाना? लेकिन लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ का एक माहौल होता है, वहाँ का एक एम्बियंस होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जिसको आप देख के और मतलब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव फीलिंग को फील लाने करते के लिए, हैं। जी जी, तो वो फीलिंग को लाने के लिए लोग जाते हैं दीक्षा जी। आई थिंक उम्मीद है कि मेरे लिए तो मंदिर के जैसा ही है सिनेमा, तो मैं तो उम्मीद करूंगा लोग ये पूजा घर में जो कर रहे हैं मंदिरों में भी करें। अभी जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको चांस नहीं मिल पाता है, अब आपको ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनको काफी ज्यादा चांसेस मिलेंगे, गेम चेंजर साबित हो सकता है, वेब सीरीज आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं अब। चांस मिलने की जो बात है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर एक शहर में पहले कह सकते दो ही बड़े रेस्टोरेंट थे या दो ही बड़े होटल्स थे, तो कम शेफ लोगों को काम मिलता था, कम वेटरों को काम मिलता था। अब अचानक से बहुत सारे फ्रेंचाइज खुल गए हैं, तो काफी लोगों को नौकरी मिलेगी। इट्स लाइक यू नो, आप जितने शहर को डेवलप करेंगे, ब्रांचेस ज्यादा खोलेंगे, उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सो आई थिंक वैसे इसमें भी ज्यादा ब्रांचेस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे शोज बन रहे हैं, तो ज्यादा काम भी मिलेगा, वो तो पॉसिबिलिटीज ऑब्वियस बढ़ जाती हैं लोगों को देखने की भी और सब उसके लिए। जी। जो फैंस हैं वो आपको जैसे इतना प्यार करते हैं, तो वो आगे आपसे क्या क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उनके लिए क्या लेके आने वाले हैं आगे एकदम? दीक्षा जी, इसमें दो बातें हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहला सवाल का जवाब मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है कि जैसे वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होती है वैसे वैसे मुझे फिल्में भी बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि 4 साल में एक बार ही नोटिस हो रहा हूँ मैं, बट वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, लोग ज्यादातर अपने पेरेंट्स के लिए काम करते हैं, अपने पार्टनर के लिए काम करते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं एक्चुअली सिर्फ ऑडियंस के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और जो लोग, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा ग्रीन सिग्नल दिखाया है, मतलब शुरुआत में मुझे सबने रेड सिग्नल दिखाया था, जिनसे भी मैं बात करता था वो कहते थे नहीं, मत करो मत करो मत करो, तुम पागल हो, बॉलीवुड में तुमको कौन जानता है, हिंदी फिल्म कैसे मिलेगी, तुम किसी एक इंसान को भी नहीं जानते, एक फोन नंबर नहीं है, एक डायरेक्टर को नहीं जानते। तो मुझे याद है, तो मुझे ग्रीन सिग्नल जिन्होंने दिखाया है ना, आप लोग ऑडियंस, मैं इन्हीं के लिए मेरी अब कोशिश रहेगी कि हर साल मैं ऐसा ना करूं कि 4 साल में एक फिल्म आ रही है, मतलब मैं कोशिश करूंगा हर साल एक दो चीजें आए। तो हसीन दिलरुबा का कल लास्ट डे था मेरा शूट का, तो वो खत्म हो गई है। और एक नई फिल्म मेरी 12 नवंबर को शुरू हो रही है, उसके बारे में मुझे अभी बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन वो भी शुरू हो रही है। तो एक फिल्म फिर अगले तो बात चले, तो इसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हर साल, अब मैं 4 साल का वेट ना कर रहा हूँ किसी को, मैं हाँ, मुझे ऑडियंस मुझे वेट करती है ना फिर वो। मुझे बहुत वो डांट इतना भी नहीं खानी अभी इंस्टाग्राम पे कि क्यों पिक्चरें नहीं करते हो। हाँ, और लोग बोलते भी है ना कि लोग बॉलीवुड से गुस्सा होते हैं कि आप क्यों नहीं चांस देते हो जब कोई अच्छा काम कर रहा है जो वो देखना चाहते हैं। मतलब ऐसा है ना कि आप उन लोगों को सामने कर रहे हैं जिनको शायद वो देख देख के थक चुके हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखा रहे जिनको वो देखना चाहते हैं, बिल्कुल स्क्रीन पे उनका वेट करते नहीं, हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बॉलीवुड को हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं दीक्षा जी, क्योंकि बॉलीवुड पहली बात कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मतलब इट्स नॉट अ गवर्नमेंट का ऑफिस जहाँ पे एक बिल पास होता है और वही बिल सब फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड इज अ इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पे कुछ 20-30 प्रोडक्शन हाउसेस हैं बड़े, और बहुत सारे कुछ 30-40 बड़े मेकर्स हैं। तो वो लोगों का अपना अलग इंडिविजुअलिस्टिक, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर इज बिजनेस टू इट। लेकिन किसको किसे लेना है, वो हर किसी का अपना डिफरेंट एक मुद्दा है। आज मैं अगर लोगों से कहूँ कि यार आप लोग
बाहर से दूसरे देशों से आया हुआ कपड़े क्यों खरीद रहे हो इतना ज्यादा, जस्ट बिकॉज वो है। चीप हैं और जस्ट बिकॉज वो अच्छे दिख रहे हैं। आप हैंडलूम हमारा इंडिया का क्यों नहीं आप यूज कर रहे हो? तो इस बात का कोई जवाब नहीं देगा। वो चुपचाप वो हाँ हाँ ठीक है और उसके बाद वो हम्म। ऑर्डर करेंगे उधर से ही। क्योंकि हम्म। उनको उनको क्या है कि उनको ऐप मिल गया, उनको दिख गया कि यहाँ से कपड़े और जो मिल रहे हैं ट्रेंडिंग भाई। है, जो मतलब चल रहा है, उसमें बस उनको वो रहना है, वो पीछे क्यों बस रहना, उनको जो ट्रेंड में है वही चलाना है। तो हम जो ये लोग जो इंडस्ट्री को जो लोग डांट रहे हैं, उनको खुद देखना चाहिए कि आप कौन सा टूथपेस्ट खरीद रहे हो। आप भी तो वही खरीद रहे हो जो टीवी पे जिसका दूसरे, ऐड बार हाँ बार आता बिल्कुल है। हम्म। आप क्यों नहीं अपना नेचुरल आयुर्वेदिक इंडिया का मेड इन इंडिया टूथपेस्ट क्यों नहीं खरीदते? आप नहीं खरीदते। कपड़े आप बाहर से क्यों खरीद रहे हैं? नहीं खरीदते। इंडिया का जो हैंडलूम है वो क्या किसी से कम है? बिल्कुल नहीं। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं आप खरीद रहे हैं? क्योंकि बाहर का चीप है और बाहर का ज्यादा फेमस है। तो वही है, दूसरों को दोष देना ना दीक्षा जी, मेरे मेरे डीएनए में नहीं है। नहीं, जो वो तो है ही कि आपको अपनी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जो आप हो वो वही आपके ऊपर ही डिपेंड करता है सब। तो अब आप ये बताइए कि आपका कोई आइडल है जिस मतलब या जिसको आप देखते हो एज एन एक्टर कि उसके जैसा बनना चाहते हो? मुझे ना एक कोई ऐसे मतलब मेरे जिंदगी में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ और कई लोगों की कई क्वालिटीज मुझे पसंद आती हैं। जैसे कि मुझे हर किसी के जिंदगी का एक एक इंसिडेंट मुझे बहुत कनेक्ट होता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उनको रेडियो स्टेशन में मना कर दिया था हम्म। और आज वो अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है, ये मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना इंस्पायर करता है। इसी तरीके से जो अक्षय कुमार जी हैं, वो मार्शल आर्ट सिखाते थे और आज वो इंडिया के सबसे बड़े एक्शन हीरो माने जाते हैं। तो हम्म। ये एक उनकी जिंदगी से एक जो इंसिडेंट है, ये मैं सीखता हूँ। ऐसे ही ब्रूस ली की जिंदगी से मुझे सीखने को मिलता है। बाहर के जो एक्टर्स हैं उनकी जिंदगियों से, तो मुझे लगता है हर एक्टर की लाइफ से या हर बड़े पर्सनालिटी या स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ से हमको सीखने मिलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर से मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ कि उन्होंने भी मतलब एजुकेशन अपनी कोई फॉर्मली कोई बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं करी, लेकिन उनके अपने सिर्फ उस एक टैलेंट के दम पे देखिए वो कहाँ से कहाँ। हाँ, तो एक मुझे ऐसे इन वो भी चीजों था से, ना कि सचिन, उन्होंने जो नहीं पढ़ा आज वो बच्चे उनको टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मुझे ये काफी इंस्पायरिंग लगता है। मुझे लगता है कि हर किसी से आप कुछ ना कुछ एक चीज सीख सकते हैं। तो आपका जो सवाल है, एक कोई ऐसा इंसान मतलब मैं नहीं सोच पाता हूँ। जैसे अपने पिताजी से भी मैंने कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैंने सीखता हूँ, तो मतलब सीखा हूँ। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनकी वो बातें मुझे हमेशा जिंदगी भर याद रहती हैं। तो आई थिंक हर किसी से जिससे मैं मिलता हूँ, मुझे अगर उनके अंदर कुछ वो एक इंस्पायरिंग चीज दिख जाती है तो मैं उसको, मेरे दिमाग में वो अपने आप याद रह जाती है। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल। ऐसी कोई बॉलीवुड फिल्म है या फिर जो कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहते हो, मतलब चाहो, जिसको जो आपको पसंद हो, आपने कोई देखा हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो कि मैं करता काश इसे? मुझे जो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मैं मेरा मन है कि ऐसा कोई काम करूं। मुझे यही है कि मैं अपना कुछ नया क्रिएट करूं। जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से, मुझे अगर 100 मिला है तो मैं उसमें 110 डाल पाऊं। तो मेरा यही मन है कि क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं फॉलो किसी की फिल्मों को या किसी की स्टोरी को फॉलो कर पाऊँ, क्योंकि मैं फॉलो कभी कर ही नहीं पाया। क्योंकि मेरे मेरे दिमाग में कुछ एक चिप लगी हुई है बचपन से कि अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है करने को तो वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मतलब मुझसे होगा ही नहीं। मैं सुन ही नहीं सकता किसी, क्योंकि अगर मैं सुनने वाला होता तो मैं कभी इस इंडस्ट्री में आता ही नहीं। मुझे बचपन में लोगों ने कह दिया था कि मत करो, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम कुछ सेफ काम करो। मुझे उससे जो लोग करते हैं मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक कुछ है, एक ब्लॉक है कि मतलब अगर मुझे फोर्स किया जाता है कुछ करने के लिए तो मैं नहीं कर पाता हूँ। जो अपना अलग हटके एकदम हमेशा से। हटके भले ही ना हो बट अपना हो, आपकी खुद की चॉइस हो। हटके तो जरूरी नहीं है, हो पाएगा कि नहीं हर बार, लेकिन अपनी अपने मन का होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ है, भगवान ने हमको दी है। हमारी सांसें, हमारी सोचें सब हमारे बॉडी के अंदर है।
तो फिर हम एडवाइस अपने बॉडी के बाहर से कैसे ले सकते हैं? एडवाइस भी अंदर से बिल्कुल आनी सही चाहिए। बात। इसको सुन के तो फैंस बहुत खुश होंगे। तो मैं बोल रही थी कि बॉलीवुड में तो प्लान है ही आगे, हॉलीवुड के भी कुछ है क्योंकि आप वहाँ के एकदम वहाँ फिट बैठते हैं वहाँ के। मैं पहले एक जगह पे थोड़ा-सा काम कर लूँ ठीक-ठाक से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हॉलीवुड इतनी इंग्लिश भी नहीं आती मुझे, मैं 3 सेंटेंस से ज़्यादा इंग्लिश एक लाइन में बोलता भी नहीं हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, फिर हिंदी में चला जाता हूँ। तो लोगों को लगता है तू तो ठीक बोलता है, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं कब हिंदी में शिफ्ट हो चुका हूँ। वो तो लोग समझ जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होती ना कुछ भी, कि आप क्या वही मैं बात करने मानता लग हूँ कि गए। लैंग्वेज इज़ नॉट द ओनली वे टू कनेक्ट विद पीपल। जब आप दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं जहाँ पे लोग आपकी लैंग्वेज जानते भी नहीं है, तो आपको अगर आप दिल से कुछ, अगर आपको भूख लगी है तो आप उनको अपनी भाषा में बोल दो, वो समझ जाएंगे। हाँ, समझ अगर जाएंगे। आपको कोई चीज खराब लग रही है, आप अपनी भाषा में उनको बोल दो, वो समझ जाएंगे। जैसे तैश में भी पंजाबी में मेरा डायलेक्ट रखा हाँ, उन्होंने। आपका जैसे आपने बताया कि आप ग्वालियर वगैरह से आपका हुआ, लेकिन आपकी पंजाबी जो आपने बोली है वो बहुत पसंद आ रही है लोगों को भी, और बहुत सही लग रहा है, एकदम फ्लुएंट है वो। वो सारा क्रेडिट जाता है हमारे राइटर साहब गुंजित जी को, जिन्होंने पूरे टाइम मेरी पंजाबी को करेक्ट किया और मुझ पे विश्वास किया कि मैं बोल पाऊंगा। वरना कोई और होता तो वो कहता भाई इसने तो कभी बोली नहीं है, इससे मत बुलवाओ, ये बोल ही नहीं पाएगा, तो इन हाँ लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो विश्वास रखते हैं कि करेगा करेगा कर लेगा। हाँ, और किया भी लोगों कोई समझ नहीं सकता इतना ज्यादा। ऐसा ना हो कि पंजाबी नहीं समझ पा रहे कोई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे तो आपको लोगों ने बात भी की होगी, आपको बताया होगा कि वो आपको कितना पसंद कर रहे हैं इस रोल में। हाँ, मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं बिजॉय सर का मेरा होगा कोई पुराने जन्म का कोई बैलेंस, कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा रोल लिखा। और मैं नहीं, दीक्षा जी मैं क्या बताऊँ, मेरे को थैंक यू कैसे बोलूँ भी उनको, मेरे पास रोज सोचता हूँ उनको एक थैंक यू का मैसेज सही लिखूंगा, हो। रोज रोज मैं फेल हो जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, वो परफेक्ट मैसेज नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे दिमाग मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन जैसे एक दो फिल्म करे हुए एक्टर की को आप इतना बड़ा रोल दे रहे हो अपनी फिल्म में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। बिजॉय सर को मैं बोलता हूँ, वो इतने सॉफ्ट से छोटे से प्यारे से हैं, बट इतना बड़ा उनका जिगरा है ना दीक्षा जी, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने जो टैलेंट शायद आप भी नहीं देख रहे हो, वो भी उन्होंने देख लिया कि सही है, जो उन्होंने लिखा वो आपके ऊपर बिल्कुल सूट हो गया, उनको ऐसा लगा कि आपको लेना चाहिए उनको। कुछ ऐसी, इन्हीं को तो हम क्रिएटर्स बोलते हैं, इन्हीं लोगों को तो हम बोलते हैं कि इनके अंदर विजन है, क्योंकि ये लोग वेट नहीं करते हैं कि जब तक आपका देखेंगे उसके बाद जाके। जैसे आपका मैंने जब रिव्यू देखा, मुझे मेरे दोस्तों ने, एक स्कूल के दोस्त है मेरा, उसने भेजा, तो मैंने कहा यार थैंक यू, फिर मैंने पूरा रिव्यू देखा, और तो अब मैंने आपका काम देखा, ठीक है, आपका पैशन देखा, आप किस तरीके से प्रेजेंट करती है चीजें अलग तरीके से, देखने के बाद मैं आपको बोलूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने आपको बिना देखे बोला ना, वो ज्यादा मायने रखता है। तो आपके वो लोग जिन्होंने आप पे शुरुआत में ट्रस्ट किया ना, वो ही है सब कुछ, देखने के बाद क्या है उसमें क्या है। तो और आई वैसे भी थिंक वो आपकी ऐसे जिंदगी में डायरेक्टर जो है भी ना है जो उनको आपसे थैंक यू क्रिएट जरूर करा बोलना लेंगे, चाहिए। जो वो चाहते हैं वो आपसे क्रिएट करा लेंगे, उनका विजन ऐसा है कि वो, उनको कॉन्फिडेंस है आप में कि वो जो आपको काम दे रहे हैं वो होगा, हाँ, जिसको वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल। चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं आपको इतना ज्यादा जानती भी नहीं थी, बात करके बहुत खुशी हुई, और आपको बेस्ट विशेस आने वाली फिल्मों के लिए, और इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू दीक्षा जी, लेकिन मुझे जाने से पहले आप बता के जाइए कि आप जो ये एग्जाम्पल्स जो अपने रिव्यूज में यूज करते हैं, जो आपके, ये आपने कहाँ से सीखा? एक्चुअली जैसे आप बोल रहे हैं ना कि फैंस आपको पसंद करते हैं, ऐसे ही जब मुझे फीडबैक मिला कि मैंने कुछ अलग ट्राई किया तो लोगों ने उसको वो किया, तो उस पर थोड़ा काम किया कि लोगों को ये पसंद है, तो फिर लोगों को वो मिलना चाहिए जिसके लिए वो जो चाहते हैं देखना। वैसे भी डिफरेंट जैसे होता है ना, जैसे आपने बोला कि अपना कुछ करना, जो चल रहा था उससे कुछ हटके कुछ अपना करना, तो वही बस ऐड किया और लोगों को पसंद आया, तो बस वही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आपकी वो सुन के, और तभी आप सही कह रहे हैं, आई कुड, लेकिन पूरे इंडिया के लोग आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इट्स नॉट द लैंग्वेज, it's your style of delivering the lines, and
आप सही कह रहे हैं, बहुत अलग आपका वो है, क्योंकि काफी रिव्यूज मैंने देखे तो कई लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं और वो दिख जाता है, वो शुरुआत उनकी ओपनिंग लाइन में ही दिख जाता है कि ये कहीं से इंस्पायर होके। लेकिन आपका मैं आई एम सो हैप्पी आई स्पोक टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू एंड या आई वांटेड टू पोस्ट इट। आई वाज रियली प्राउड ऑफ योर रिव्यू। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा ये देखो। थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में और भी ऐसे एक्टर्स को लेके आऊंगी जिनको ऑडियंस का प्यार मिलना चाहिए, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।